नमस्कार साथियों, मैं BS ठाकुर आपका सेवा मेमोरियल प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। आज हमारी MP GK की क्लास में हम MP स्टोरी का पार्ट नंबर 8 पढ़ने वाले हैं और हम MP के मध्यकालीन भारत की बात कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने गौड़ वंश के बारे में जाना था जो बघेलखंड में शासन कर रहा था। आज की क्लास में हम ग्वालियर के तोमर वंश की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? ग्वालियर के तोमर वंश की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों, सेवा मेमोरियल एक न्यू प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आपको कुछ फैसिलिटीज़ मिलती हैं, जैसे यहाँ पर बेस्ट एजुकेटर मिल जाते हैं, PDF और सीरीज की सुविधा मिलती है। PDF प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। सीरीज से मतलब क्या है? जैसे ही मैं कोई कोर्स कंप्लीट करवाता हूँ, जैसे ही मैं MP का कोर्स कंप्लीट करवाऊँगा तो जो उसके MCQ होते हैं, क्या होते हैं? MCQ होते हैं, उसकी एक सीरीज चलाऊँगा, उसके प्रश्नों की एक सीरीज चलाऊँगा जो लगभग 1 मंथ तक चलेगी। तो आपको क्या करना है? रोज़ रात 8 बजे मेरी लाइव क्लास में आना है, जिससे क्या हो सके, जो प्रश्न मैं पूछूंगा वो आपसे सभी प्रश्न बने। तो क्या करना है? MPPSC प्री मेंस की जो क्लास रहती है वो रात के 8 बजे आपको ज्वाइन करना है। इसके अलावा दोस्तों, मैं डिस्कशन क्लासेस चलाता हूँ। डिस्कशन क्लास में बहुत सारे टॉपिक लेकर आता हूँ जो सुबह 7 बजे रहती है। तो आपको क्या करना है? डिस्कशन क्लासेस भी ज्वाइन करना है। उसी के साथ दोस्तों, यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पर क्लिक कर दो, जिससे कि क्या हो सके, मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मेरे वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट मेरी लाइव में जुड़ सकें। दोस्तों चलिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा ग्वालियर का तोमर वंश, इसको हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ग्वालियर का जो तोमर वंश था इस वाले एरिया पर शासन करता था। कहाँ शासन करता था? इस वाले एरिया पर शासन करता था, जो मध्य भारत का एरिया है, मध्य भारत का एरिया है, यहाँ पे शासन करता था। इसके एरिया में भाई ग्वालियर आता था, गुना आता था, दतिया आता था, मुरैना आता था, ये श्योपुर आता था, विंड आता था। ये सभी इलाके हैं, ये ग्वालियर के तोमर वंश से आते हैं। अब जो ग्वालियर के तोमर वंश, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो इसके बारे में हम अच्छे से तरीके से जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं, देखो दोस्तों, जो ग्वालियर, अब मैंने अभी बताया था आपको, क्या बताया था मैंने अभी, ये जो इलाका है, कौन सा इलाका है? ये जो इलाका है, ये तोमर वंश का कहलाता है। किसका? तोमर वंश का। ये जो मुरैना है, और जो ग्वालियर बड़ा इलाका है, इसको क्या कहा जाता है? तंबर घर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तंबर घर कहा जाता है। मुरैना और ग्वालियर के आसपास का जो क्षेत्र है, इसको क्या कहा जाता है? तंबर घर कहा जाता है, जिसका मतलब क्या होता है? तोमर का ग्रह। क्या होता है? तोमर का ग्रह, जिसका मतलब क्या होता है? तोमर का ग्रह होता है। इसके अलावा दोस्तों क्या हुआ, जो 14वीं शताब्दी थी, 14वीं शताब्दी चल रही थी, और जो वीरसेन देव थे, कौन थे? वीरसेन देव। जो वीरसेन देव थे, इन्होंने क्या किया था? वीरसेन देव ने तोमर वंश की स्थापना की थी। क्या की थी? तोमर वंश की स्थापना की थी। क्या की थी? वीरसेन देव ने तोमर वंश की स्थापना की थी। इसके अलावा जो वीरसेन देव थे, इन्होंने कुछ ग्रंथ लिखे, जैसे वीरसेन लिखा, क्या लिखा? एक वीरसेन लिखा, और एक कौन सा ग्रंथ लिखा? एक लोक नामक ग्रंथ लिखा। कौन सा? लोक नामक ग्रंथ लिखा। जो वीरसेन देव थे, इन्होंने 14वीं शताब्दी में क्या की? तोमर वंश की स्थापना की। वीरसेन देव ने वीरसेन और लोक नामक ग्रंथों की रचना की थी। वीरसेन देव ने क्या किया था? वीरसेन और लोक नामक ग्रंथों की रचना की थी। और जो ग्वालियर मुरैना के आसपास का जो क्षेत्र है, उसे तंबरगढ़ कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है तोमर का ग्रह। जो वीरसेन देव थी, इनकी 1400 ईस्वी में क्या हो गया था? 1400 ईस्वी में क्या हो गई? मृत्यु हो गई। क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। कब हो गई थी? 1400 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके पश्चात क्या हुआ था? उनका जो पुत्र था, हम बताते हैं दोस्तों, उनका पुत्र कौन था? वीरसेन देव। वीरसेन देव की क्या हो गई? 1400 ईस्वी में मृत्यु। क्या हो गई? मृत्यु हो गई। इसके बाद क्या हुआ? जो उनका पुत्र था, क्या नाम था उसका? उदरण देव। क्या बना? शासक बना। क्या बना? शासक बना। उदरण देव कौन था? इनका पुत्र था, जो शासक बना। क्या बना? शासक बना। इसके अलावा वीर सिंह देव के बारे में और बात करते हैं। जो वीर सिंह देव थे, कौन थे? वीर सिंह देव थे। इन्होंने क्या किया था? इनके समय में क्या हुआ था? दिल्ली पर किसने आक्रमण किया था? दिल्ली पर नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। क्या हुआ था दोस्तों? वीरसेन देव कहाँ पर शासन कर रहे थे? ग्वालियर का तोमर वंश पर, माने ग्वालियर पर शासन कर रहे थे। उस समय क्या हुआ था? दिल्ली पर नसीरुद्दीन महमूद तुगलक ने आक्रमण किया था। किसने आक्रमण किया था दिल्ली पर? नसीरुद्दीन महमूद तुगलक ने आक्रमण किया था। जो वीरसेन देव थे, इनकी वीरता के कारण इनको क्या कहा गया? तेजोरित्तम कहा गया।
जो वीरसेन देव थे इनको इनकी वीरता के कारण तेजोरोत्तम कहा गया। वीरसेन देव को क्या कहा गया? इनकी वीरता के कारण तेजोरोत्तम कहा गया। क्या कहा गया? तेजोरोत्तम कहा गया। दोस्तों हम बात करते हैं एक बार फिर से। ग्वालियर के तोमर राजाओं द्वारा मुरैना तथा ग्वालियर के आसपास क्षेत्र में तमरगंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुरैना तथा जो ग्वालियर के आसपास का क्षेत्र है उसे तंबरगढ़ कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है तोमर का ग्रह। जिसका अर्थ क्या होता है? तोमर का ग्रह। 14वीं शताब्दी में क्या होता है? वीरसेन देव ने क्या किया? ग्वालियर के तोमर वंश की स्थापना की। वीरसेन देव ने क्या किया? वीरसेन तथा लोक नामक ग्रंथों की रचना की थी। 1400 शताब्दी में क्या होता है? 1400 ईस्वी में क्या होता है दोस्तों? वीरसेन देव की मृत्यु हो जाती है। उसके पश्चात उनका पुत्र उदरण देव शासक बनता है। क्या बनता है? उदरण देव शासक बनता है। वीरसेन देव के समय क्या हुआ था? दिल्ली पर नसीरुद्दीन महमूद तुगलक का आक्रमण हुआ था। वीरसेन देव को उनकी वीरता के कारण तेजोरोत्तम कहा गया। जो वीरसेन देव था इनकी वीरता के कारण तेजोरोत्तम कहा गया था। इसके अलावा हमने जाना इसके पश्चात क्या होता है? उदरण देव के बाद गणपति देव शासक बनते हैं। क्यों? कौन बनते हैं शासक? गणपति देव शासक बनते हैं। इनके समय में क्या हुआ था? मालवा के जो गौरी वंश का शासक था हुसंग शाह ने क्या किया था? ग्वालियर पर आक्रमण किया था। क्या किया था? ग्वालियर पर आक्रमण किया था, लेकिन वह असफल रहा। आगे चलकर कीर्तिपाल या कीर्ति सिंह ग्वालियर का शासक बना। इसके समय में बहलोल लोधी ने बहलोल लोधी ने दिल्ली पर आक्रमण किया था, परंतु वह सफल न हो सका। जो कीर्तिपाल था या कीर्ति सिंह था, इसके समय में क्या हुआ था? जो दिल्ली पर किसने आक्रमण किया था? बहलोल लोधी ने आक्रमण किया था, परंतु वह असफल हो गया था। इसके पश्चात ग्वालियर के तोमर वंश का शासक कल्याणमल बना। कौन बना? ग्वालियर का अंतिम शासक कल्याणमल बना। इनका जो उत्तराधिकारी था, इनका जो पुत्र था मानसिंह तोमर था। कौन था? इनका पुत्र मानसिंह तोमर था। और जो मानसिंह तोमर था इनका शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? 1486 से 1517 ईस्वी तक माना जाता है। ये ग्वालियर के तोमर वंश के सबसे प्रतापी शासक हुए। जो राजा मानसिंह तोमर थे ये ग्वालियर के तोमर वंश के सबसे प्रतापी शासक हुए थे। इनका सामना दिल्ली के बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी तीनों से सामना हुआ। क्या हुआ? इनका बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी तीनों से युद्ध हुआ था। किनका हुआ था? राजा मानसिंह तोमर को हुआ था, जो कहाँ पर शासन कर रहे थे? ग्वालियर पर शासन कर रहे थे। ग्वालियर में किस वंश के? तोमर वंश के। इनके पिता का नाम क्या था? कल्याणमल था। कल्याणमल कौन थे? ग्वालियर के शासक थे। इनका उत्तराधिकारी कौन था? राजा मानसिंह तोमर था। इसके बाद दोस्तों हम जानते हैं कि राजा मानसिंह तोमर ने 1500 ईस्वी में अपने प्रतिनिधि निहाल सिंह को सिकंदर लोधी के दरबार में भेजा था। सिकंदर लोधी कहाँ पे शासन कर रहा था? सिकंदर लोधी दिल्ली पे शासन कर रहा था और यह लोधी वंश का दूसरा शासक था। कौन था? लोधी वंश का दूसरा शासक था। और जो महाराजा मानसिंह तोमर थे इन्होंने क्या किया था? 1500 ईस्वी में अपने जो प्रतिनिधि है निहाल सिंह को कहाँ भेजा था? सिकंदर लोधी के दरबार में भेजा था। और 1517 ईस्वी में क्या होता है? इब्राहिम लोधी ग्वालियर के किले को जीत लेता है। जो इब्राहिम लोधी वंश का अंतिम शासक था, दिल्ली पर शासन कर रहा था, ये क्या करता है? ग्वालियर के किले को 1517 ईस्वी में जीत लेता है और राजा मानसिंह तोमर से इसका युद्ध होता है। जो इब्राहिम लोधी है राजा मानसिंह तोमर से युद्ध करता है और राजा मानसिंह तोमर वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। मानसिंह तोमर ने ग्वालियर में मान मंदिर का निर्माण करवाया, गुजरी महल का निर्माण करवाया। जो इनके ग्रंथ हैं, जो राजा मानसिंह ने संगीत का एक प्रमुख ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है मान कुतूहल। राजा मानसिंह तोमर ने क्या किया? राजा मानसिंह तोमर ने संगीत का एक प्रसिद्ध ग्रंथ मान कुतूहल की रचना की थी। मानसिंह द्वारा सिंचाई के लिए झीलों का निर्माण करवाया गया था। जो राजा मानसिंह तोमर थे इन्होंने क्या किया? सिंचाई के लिए झीलों का निर्माण करवाया था। मानसिंह तोमर ने क्या करवाया था? सिंचाई के लिए झीलों का निर्माण करवाया था। और MP सरकार द्वारा मानसिंह तोमर के नाम पर 2008 में राजा मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? ग्वालियर में की गई। राजा मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना ग्वालियर में की गई। जो वृंदावन लाल वर्मा है, कौन है? वृंदावन लाल वर्मा है। इन्होंने अपने उपन्यास मृगनयनी में इन्होंने क्या किया? अपने उपन्यास मृगनयनी में राजा मानसिंह तोमर और मृगनयनी के बारे में बताया। क्या किया है वृंदावन लाल शर्मा ने? अपने उपन्यास मृगनयनी में मानसिंह तोमर और मृगनयनी के बारे में बताया है। ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है।
इसके पश्चात क्या होता है, इनका पुत्र विक्रमादित्य 1517 से 1523 तक शासन करता है। इसका सामना इब्राहिम लोदी से होता है। किससे होता है? इब्राहिम लोदी से सामना होता है। लेकिन बाद में क्या होता है, इब्राहिम लोदी से इसकी मित्रता हो जाती है और यह पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी का साथ देता है। कौन देता है? विक्रमादित्य साथ देता है। और इस युद्ध में क्या होता है, विक्रमादित्य मारे जाते हैं। इस प्रकार जो ग्वालियर का तंवर वंश है उसका शासन समाप्त हो जाता है। जो ग्वालियर का तंवर वंश है इस प्रकार उसका शासन समाप्त हो जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, राजा मानसिंह तोमर के बारे में एक बार फिर से जानते हैं। राजा मानसिंह तोमर कौन थे? राजा मानसिंह तोमर कौन थे दोस्तों? ये ग्वालियर के जो कल्याणमल शासक हुए थे उनके पुत्र थे। कौन थे? ग्वालियर के कल्याणमल शासक थे, उनके पुत्र थे। इनका शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? 1486 से 1517 ईस्वी तक माना जाता है। जो इनका सामना किससे हुआ? दिल्ली के तीनों शासकों से। इब्राहिम लोदी, ठीक है, फिर सिकंदर लोदी, उसके बाद किसी सामने होगा? उसके साथ बहलोल लोदी। तो क्या आपको ध्यान रखना है? ISB, ठीक है, ISB मतलब क्या? इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी और क्या? बहलोल लोदी। इनसे तीनों से इनका आक्रमण हुआ। 1500 ईस्वी में इसने क्या किया था? 1500 ईस्वी में इसके प्रतिनिधि थे निहाल से। कौन? निहाल से को किसके दरबार में भेजा था? सिकंदर लोदी। किसके दरबार में? सिकंदर लोदी के दरबार में भेजा था राजा मानसिंह तोमर ने। 1517 ईस्वी में क्या होता है? इब्राहिम लोदी ने क्या किया? इब्राहिम लोदी क्या करता है? ग्वालियर पर अधिकार कर लेता है। ग्वालियर के किले पर अधिकार कर लेता है। और इसमें क्या होता है? इब्राहिम लोदी राजा मानसिंह तोमर से युद्ध करता है और राजा मानसिंह तोमर वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। जब 1517 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और राजा मानसिंह तोमर के बीच युद्ध होता है तो इब्राहिम लोदी ग्वालियर के किले पर अधिकार कर लेता है और जो राजा मानसिंह तोमर रहते हैं ये वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। क्या होते हैं? वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद जो उनका पुत्र था, कौन था? विक्रमादित्य आता है। इसका शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? 1517 से 1523 माना जाता है। कब से कब तक? 1523 तक माना जाता है। ये क्या कहता है? इब्राहिम लोदी से इसका संघर्ष होता है। इब्राहिम लोदी से, लेकिन बाद में क्या होता है? इब्राहिम लोदी से इसकी मित्रता हो जाती है। क्या होती है? मित्रता। ये पानीपत के युद्ध में क्या कर पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी का साथ देता है। क्या देता है? पानीपत के युद्ध में इसका साथ देता है। 1526 में जब पानीपत का युद्ध होता है तो विक्रमादित्य क्या करता है? इब्राहिम लोदी का साथ देता है। क्या देता है? साथ देता है। और विक्रमादित्य क्या होते हैं? इस युद्ध में मारे जाते हैं। क्या होते हैं? मारे जाते हैं। इस प्रकार ग्वालियर के तंवर का शासन समाप्त होता है। इसके अलावा मानसिंह तोमर के कुछ ग्रंथ हैं या उनके द्वारा रचित कुछ बातें जानते हैं। जो मानसिंह तोमर थे, इन्होंने मानसिंह तोमर, ठीक है, मानसिंह ने क्या करवाया? मान मंदिर, अपने नाम पर मान मंदिर का निर्माण करवाया। और इन्होंने क्या करवाया? गुजरी महल, ग्वालियर में गुजरी महल का निर्माण करवाया, ठीक है, ग्वालियर के किले में ही स्थित है। और इन्होंने संगीत के प्रमुख ग्रंथ है मानकुतूहल, जो मानकुतूहल ग्रंथ है इसकी रचना की थी। इसके अलावा इन्होंने सिंचाई के लिए झीलों का निर्माण करवाया। क्या करवाया? झीलों का निर्माण करवाया। क्या करवाया? सिंचाई के लिए झीलों का निर्माण करवाया। और जो MP सरकार है, MP गवर्नमेंट है, इसने क्या करवाया? ग्वालियर में राजा मानसिंह तोमर 2008 में क्या किया? राजा मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना की। जो MP सरकार है इसने ग्वालियर में क्या किया? संगीत विश्वविद्यालय, राजा मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना की। और जो वृंदावन लाल वर्मा है, इन्होंने अपने उपन्यास मृगनयनी में मानसिंह व मृगनयनी के बारे में बताया है। क्या बताया है? मानसिंह व मृगनयनी के बारे में, अपने उपन्यास मृगनयनी के बारे में वृंदावन लाल वर्मा ने बताया है। इस प्रकार जो हमारा ग्वालियर का तंवर वंश है वो समाप्त होता है दोस्तों। अब हम बात करते हैं सिंधिया वंश। सिंधिया वंश कहाँ पे शासन करता था? सॉरी दोस्तों, बुंदेला वंश। बुंदेला वंश कहाँ पे शासन करता था? बताइए दोस्तों, बुंदेला वंश कहाँ पे शासन करता था? दोस्तों बुंदेला वंश कहाँ पे शासन करता था? बुंदेलखंड वाले एरिया पर शासन करता था ना। बुंदेला वंश कहाँ पे शासन करता था? बुंदेलखंड वाले एरिया पर शासन करता था। ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है तो इसको हम आराम से समझेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जो बुंदेला वंश है, बुंदेला वंश की नींव किसने डाली थी? तो बुंदेला वंश की नींव किसने डाली थी? सोहनपाल ने। कब डाली थी? 1288 ईस्वी में। जो खंगार राजा थे हुरमत से, इनको पराजित कर 1288 ईस्वी में बुंदेला वंश की नींव सोहनपाल ने डाली थी। बुंदेला वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? सोहनपाल को कहा जाता है। सोहनपाल ने 1288 ईस्वी में बुंदेला वंश की स्थापना की थी। लेकिन जो ओरछा राजवंश है, बुंदेला वंश के अंतर्गत जो ओरछा राजवंश है,
ओरछा राजवंश की स्थापना किसने की थी? जो रुद्र प्रताप सिंह बुंदीला थे। कौन थे? रुद्र प्रताप सिंह बुंदीला थे। इन्होंने क्या किया था? ओरछा राजवंश की स्थापना की थी। कब की थी? 1501 ईस्वी में की थी। और इनका जो शासनकाल है ये 1501 से 1531 ईस्वी तक माना जाता है। जो रुद्र प्रताप सिंह बुंदीला हैं इन्होंने ओरछा राजवंश की स्थापना की थी और इनका शासनकाल 1501 से 1531 तक माना जाता है। और इन्होंने ओरछा राजवंश की स्थापना 1501 ईस्वी में की थी। और जो बुंदेला वंश की स्थापना है ये सोहनपाल ने 1288 ईस्वी में की थी। क्या की थी? सोहनपाल ने 1288 ईस्वी में की थी। और ओरछा राजवंश की स्थापना रुद्र प्रताप सिंह बुंदीला ने 1501 ईस्वी में की थी। अब हम रुद्र प्रताप सिंह बुंदीला के बारे में जानते हैं। दोस्तों, जो रुद्र प्रताप सिंह बुंदीला थे इनका सामना सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी दोनों से हुआ था। रुद्र प्रताप सिंह बुंदीला का सामना सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी दोनों से हुआ था। ये इन्होंने क्या किया? जो ग्वालियर के तोमर वंश थे। कौन थे? ग्वालियर के तोमर वंश थे। तोमर शासकों से इन्होंने क्या की? मैत्री कर ली, फ्रेंडशिप कर ली। इन्होंने क्या किया? ग्वालियर के जो तोमर शासक थे इन्होंने से क्या कर ली? मित्रता कर ली, संधि कर ली। इस प्रकार से इनकी बातें चलती रहीं, संबंध बन गए बाद में। और इन्होंने क्या किया था? रुद्र प्रताप सिंह बुंदीला ने ओरछा नगर की स्थापना की थी। जो रुद्र प्रताप बुंदीला थे इन्होंने ओरछा राजवंश की स्थापना की, ओरछा नगर की स्थापना की। लेकिन ओरछा के किले का निर्माण किसने करवाया था? वीर सिंह बुंदीला ने करवाया था। ओरछा के किले का निर्माण किसने करवाया? वीर सिंह बुंदीला ने करवाया। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। जो वीर सिंह बुंदीला है ये भी बुंदीला वंश के शासक हुए। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों भारती चंद बुंदीला। रुद्र प्रताप सिंह बुंदीला के बाद भारती चंद बुंदीला शासक बने। इनके समकालीन कौन थे? दिल्ली के शेरशाह थे। दिल्ली पर जो शासन कर रहा था शेरशाह सूरी, ये इनके समकालीन थे। इनके समय में जो कीर्तिपाल थे या कीर्ति सेन थे ये कालिंजर का शासक था। जो कीर्ति सेन था ये कहाँ का शासक था? कालिंजर का शासक था। इन्हीं के समय में क्या हुआ? इन्होंने अपनी राजधानी गढ़कुंडार से क्या किया? इन्होंने अपनी राजधानी गढ़कुंडार से क्या किया? गढ़कुंडार से इन्होंने अपनी राजधानी ओरछा स्थापित कर ली। कहाँ? ओरछा। ये आप मैप में देख सकते हो दोस्तों, ये है ओरछा नगरी। ओरछा में बहुत मंदिर हैं दोस्तों, बहुत प्रकार के मंदिर हैं, बहुत सारे मंदिर हैं। तो इन्होंने क्या किया? गढ़कुंडार से अपनी राजधानी ओरछा स्थापित की। किसने की? जो भारती चंद बुंदीला थे ये शेरशाह के समकालीन थे। इन्होंने क्या किया? अपनी राजधानी गढ़कुंडार से ओरछा स्थापित कर ली। जो रुद्र प्रताप सिंह बुंदीला था इनका शासनकाल 1501 से 1531 कहा गया, ठीक है। और जो भारती चंद बुंदीला इनका शासनकाल 1531 से 1554 था, जो शेरशाह के समकालीन था। इसके बाद हम बात करते हैं मधुकर शाह बुंदीला। मधुकर शाह बुंदीला इनका शासनकाल 1554 से लेकर 1592। और जो अकबर का शासनकाल था वो 1556 से लेकर कब तक था? 1605 था। तो ये किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। किसके? अकबर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। इन्होंने क्या किया था? मधुकर शाह बुंदीला ने ओरछा राज्य, स्वतंत्र ओरछा राज्य की स्थापना की थी। जो मधुकर शाह बुंदीला थे इन्होंने स्वतंत्र ओरछा राज्य की स्थापना की थी। जब अकबर ने इन्हें अपने दरबार में बुलाया, अकबर ने क्या किया? मधुकर शाह बुंदीला को अपने दरबार में बुलाया तो ये अकबर के दरबार में नहीं गए। तो अकबर ने क्या किया? सादिक खां को ओरछा पर चढ़ाई करने के लिए भेजा और युद्ध में क्या किया? सादिक खां ने मधुकर शाह बुंदीला को पराजित कर दिया। और इन्होंने क्या किया था? ओरछा में राजा मंदिर, राजमहल बनवाया था। जो मधुकर शाह बुंदीला है, मधुकर शाह बुंदीला ने ओरछा में राजा मंदिर या राजमहल बनवाया था। मधुकर शाह बुंदीला के कितने पुत्र थे? मधुकर शाह बुंदीला के 8 पुत्र थे। 8 पुत्र में जो उनके सबसे बड़े पुत्र थे राम शाह के द्वारा क्या किया गया? बादशाह अकबर से क्षमा मांगी गई और क्षमा मांगने पर इन्हें क्या किया गया? ओरछा राज्य का शासक बना दिया गया। जो राम शाह ने क्या किया? अकबर से क्षमा मांग ली और क्षमा मांगने पर अकबर ने इन्हें क्या किया? ओरछा राज्य का शासक बना दिया। और जो राम शाह के छोटे भाई थे, छोटे भाई को राज्य का प्रबंध सौंप दिया गया। छोटे भाई का नाम क्या था? इंद्रजीत। छोटे भाई को क्या किया गया? राज्य का प्रबंध सौंप दिया गया। जो केशवदास नामक कवि थे, केशवदास नामक प्रमुख कवि थे, वो राम शाह के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में रहते थे? राम शाह के दरबार में रहते थे। और जो वीर सिंह बुंदीला थे इनको दतिया के उत्तर पश्चिम में स्थित बड़ौनी की जागीर दे दी गई। जो वीर सिंह बुंदीला थे ये किसके समकालीन थे? अकबर के पुत्र मुराद या जहांगीर के समकालीन थे। इनका जो शासनकाल माना जाता है 1605 से 1627 माना जाता है, 1627 तक माना जाता है। और जो जहांगीर का शासनकाल माना जाता है ये भी 1605 से 1627 तक माना जाता है। ये जो वीर सिंह बुंदीला थे और जहांगीर थे ये दोनों मित्र थे, बहुत आपसी मित्र थे। इन्होंने क्या किया था? वीर सिंह बुंदीला ने अकबर के पुत्र जो मुराद थे, जहांगीर थे, इनके दोनों की मित्रता थी। तो जहांगीर ने क्या कहा?
जहांगीर ने कहा कि जो अकबर के विद्वानी दरबारी कवि थे अबुल फजल की हत्या कर दी। तो इन्होंने क्या किया, जो बीरसिंह थे इन्होंने 1602 में क्या किया, अकबर के जो दरबारी कवि थे अबुल फजल, कौन थे, अबुल फजल की क्या कर दी, 1602 में हत्या कर दी। किसके कहने पर हत्या की थी, जहांगीर के कहने पर हत्या की थी। और जहांगीर के जो ग्रंथ है, जहांगीर के ग्रंथों में क्या बीरसिंह का नाम मिलता है, किसका नाम मिलता है, जहांगीर के ग्रंथों में बीरसिंह बुंदेला का नाम मिलता है। और जहांगीर के शासक बनते ही जो बीरसिंह बुंदेला थे इनको क्या बना दिया गया, बुंदेलखंड का एक महत्वपूर्ण शासक बना दिया गया। क्या कर दिया गया, बुंदेलखंड का एक महत्वपूर्ण शासक बना दिया। किसको बना दिया गया, किसको बना दिया गया, बुंदेलखंड का महत्वपूर्ण शासक बीरसिंह बुंदेला को बना दिया गया। ठीक है, पढ़ते हैं हम आगे। बीरसिंह बुंदेला ये किसके समकालीन थे, ये जहांगीर के समकालीन थे। इन्होंने क्या किया था, 1602 ईस्वी में अकबर के शासनकाल में जहांगीर के कहने पर अकबर के विद्वान दरबारी कवि अबुल फजल की हत्या कर दी। बीरसिंह ने क्या करवाया, जहांगीर महल, सावन भादो महल का निर्माण करवाया था। जहांगीर ने अपने ग्रंथों में इनकी चर्चा की है, किसकी, बीरसिंह बुंदेला की चर्चा की है। जहांगीर के शासक बनते ही बीरसिंह बुंदेला बुंदेलखंड का एक महत्वपूर्ण शासक बन गया था। ये सब बातें आपको यहाँ तक ध्यान रखनी है दोस्तों हम बीरसिंह बुंदेला के बाद अब बात करते हैं जुझार सिंह बुंदेला। जुझार सिंह बुंदेला का शासनकाल 1627 से 1636 माना जाता है। ये किसके समकालीन थे, जहांगीर के पुत्र शाहजहां के समकालीन थे। जैसे ही शाहजहां शासन बनता है तो ये शाहजहां के समकालीन थे। शाहजहां का शासनकाल 1627 से कब तक माना जाता है, 1658 तक माना जाता है। ये शाहजहां का शासनकाल माना जाता है। तो जुझार सिंह थे, जुझार सिंह ने क्या किया, गोंड राजा प्रेम शाह को पराजित किया, चौरागढ़ को जीत लिया। जो गोंड राजा प्रेम शाह थे इन पर आक्रमण करके चौरागढ़ को जीत लिया था। परंतु शाहजहां ने क्या किया, शाहजहां ने इन पर आक्रमण कर दिया और जुझार सिंह बुंदेला ने क्या किया, ओरछा खो बैठे। क्या किया, शाहजहां ने जुझार सिंह बुंदेला पर आक्रमण किया और ये ओरछा खो बैठे। फिर क्या हुआ, जो जुझार सिंह बुंदेला थे इन्हें दक्षिण की ओर भागना पड़े। क्या करना पड़ा, जुझार सिंह बुंदेला दक्षिण की ओर भागे और जो उनके पुत्र थे इनके पुत्रों को क्या कर दिया गया, मुसलमान बना दिया गया। जो इनके कुमार थे इनको मुसलमान बना दिया गया और ये भी कहाँ मारे गए, दक्षिण में मारे गए। दोस्तों बीरसिंह बुंदेला के बाद ओरछा के शासकों में देवी सिंह और पहाड़ सिंह नामक शासकों का नाम मिलता है, लेकिन ये अधिक समय तक राज नहीं कर सके। जो देवी सिंह थे, देवी सिंह का शासनकाल 1636 से 1641 माना जाता है। कब से कब तक, 1641 से। और जो पहाड़ सिंह थे इनका शासनकाल 1641 से लेकर कब तक माना जाता है, 1653 तक माना जाता है। ये अधिक समय तक शासन नहीं कर सके दोस्तों। इसके बाद हमें क्या मिलता है, इसके बाद दोस्तों हमें चंपत राय नामक शासक का नाम मिलता है। औरंगजेब की सहायता करने पर चंपत राय को क्या मिला, ओरछा की जागीर मिली। जब चंपत राय ने औरंगजेब की सहायता की तो उनके विरुद्ध क्या माना, दारा के युद्ध में औरंगजेब की सहायता किसने की, चंपत राय ने की। और चंपत राय को क्या मिली, ओरछा प्रदेश की जागीर मिली। लेकिन बाद में क्या होता है दोस्तों, चंपत राय ने बुंदेलखंड को स्वतंत्र करने का प्रयास किया और ये औरंगजेब से भिड़ गए। जो चंपत राय थे इन्होंने क्या किया था, बुंदेलखंड को स्वतंत्र करने का प्रयास किया था और ये बाद में औरंगजेब से भिड़ गए। आगे चलकर चंपत राय ने क्या कर ली, आत्महत्या कर ली। जो चंपत राय का पुत्र छत्रसाल था, छत्रसाल ने इस विद्रोह को दबाना माने विद्रोह को जारी रखा औरंगजेब के खिलाफ। औरंगजेब की नीतियों के विरुद्ध छत्रसाल ने क्या किया, विद्रोह किया। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, जो छत्रसाल थे वो इस वंश के प्रतापी राजा थे। छत्रसाल ने क्या किया था, छत्रसाल ने भैया पन्ना राजवंश की स्थापना की थी। छत्रसाल इस वंश के प्रतापी राजा हुए। छत्रसाल ने पन्ना राजवंश की स्थापना की थी। पन्ना दरबार चंपत राय के बाद छत्रसाल के नेतृत्व में उन्नति कर रहा था। छत्रसाल को महाबली और बुंदेलखंड केसरी के नाम से जाना जाता है। छत्रसाल को किन नामों से जाना जाता है, महाबली और बुंदेलखंड केसरी के नामों से जाना जाता है। दोस्तों जो ओरछा गजेटियर है, ओरछा गजेटियर के अनुसार मुगल शासकों ने चंपत राय के परिवार को गद्दी नहीं दी। ओरछा की जो गद्दी थी, ओरछा की गद्दी चंपत राय के परिवार को नहीं दी। किसने नहीं दी, मुगल शासकों ने नहीं दी। इसकी जानकारी हमें ओरछा गजेटियर से मिलती है। और गद्दी किसको दी, जुझार सिंह का शासनकाल कब से कब तक था, 1627 से 1636 तक। ये किसके साथ माने ये किसके समकालीन थे, शाहजहां के समकालीन थे। तो इनके जो भाई थे पहाड़ सिंह और देवी सिंह, इनको गद्दी दी। किसने दी, मुगल शासकों ने दी। इस वंश में आगे चलकर क्या हुआ, विक्रमजीत सिंह बुंदेला हुए जो एक इस वंश के प्रतापी शासक हुए थे। इन्होंने क्या किया था, बलदेवगढ़ के किले का निर्माण करवाया था। जो विक्रमजीत सिंह बुंदेला था, जो विक्रमजीत सिंह बुंदेला थे, इनका शासनकाल 1776 से 1817 ईस्वी तक माना जाता है। यह इस वंश के प्रतापी शासक हुए थे। इन्होंने बलदेवगढ़ के किले का निर्माण करवाया था। इन्होंने क्या किया था, बलदेवगढ़ के किले का निर्माण करवाया था। जैसे ही ये क्या हुआ थे, मराठों के
सॉरी दोस्तों, जो विक्रमजीत सिंह बुंदेला थे, ये मराठों की शक्ति से भयभीत हो गए थे और इन्होंने 1783 में क्या किया, अपनी राजधानी ओरछा से कहाँ स्थापित कर ली, टेहर टीकमगढ़ स्थापित कर ली। जो विक्रमजीत सिंह बुंदेला थे, इन्होंने बलदेवगढ़ के किले का निर्माण करवाया था और इन्होंने मराठों की शक्ति से भयभीत होकर अपनी राजधानी 1783 ईस्वी में ओरछा से टेहर स्थापित कर ली थी। ये सब बातें छोटी छोटी आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। इसके बाद क्या हुआ, छत्रसाल ने बुंदेलखंड को स्वतंत्र करने का प्रयास किया, लेकिन औरंगजेब ने इस प्रयास को दबाने की कोशिश की, लेकिन वह सफल ना हो सका। छत्रसाल ने कालिंजर पर भी अधिकार कर लिया। औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात दिल्ली का शासक कौन बनता है, बहादुर शाह बनता है। बहादुर शाह के समय क्या होता है, छत्रसाल के मुगलों से अच्छे संबंध बन जाते हैं, लेकिन इसी समय क्या होता है, मराठों का जोर बढ़ जाता है। मराठा क्या करने लगते हैं, अपनी पूर्वी सत्ता आगे बढ़ाने लगते हैं, बुंदेलखंड पर आक्रमण करने लगते हैं। छत्रसाल दोस्तों स्वयं कवि थे, इन्होंने छतरपुर को बसाया था। छतरपुर गजेटियर में छत्रसाल को सोनू शाही की उपाधि दी गई। जो छतरपुर गजेटियर है उसमें इन्हें सोनू शाही की उपाधि दी गई। छत्रसाल ने क्या करवाया, छत्रसाल ने दुबेला महल का निर्माण करवाया था और दुबेला महल के अंदर मस्तानी महल बनवाया था। जो छत्रसाल हैं ये स्वयं कवि थे, इन्होंने छतरपुर को बसाया था। छतरपुर गजेटियर में इन्हें सोनू शाही कहा गया। छत्रसाल ने दुबेला महल और दुबेला महल के अंदर मस्तानी महल बनवाया था। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। छत्रसाल की मृत्यु हो जाती है। छत्रसाल की मृत्यु के पश्चात क्या होता है, जो बुंदेलखंड राज्य 3 भागों में बढ़ जाता है। प्रथम हिस्सा किसको मिलता है, हृदय शाह को मिलता है। इनको पन्ना, मऊ, गढ़ाकोटा, कालिंजर तथा इसके आसपास का क्षेत्र मिल जाता है। द्वितीय हिस्सा किसको मिलता है, जगत राय को मिलता है। इनको जैतपुर, अजयगढ़, जरखारी, बिजावर, सरोला, बूरागढ़ और बांदा वाला हिस्सा मिलता है। और तीसरा हिस्सा बाजीराव को मिलता है। बाजीराव को तीसरे हिस्से में क्या मिलता है, कालपी मिल जाता है, हटा, हृदयनगर, जालौन, गुरसाय, झांसी, गुना, गढ़ाकोटा, सागर वाला एरिया मिल जाता है। इस प्रकार जो बुंदेलखंड वाला एरिया है ये 3 भागों में बढ़ जाता है। किसकी मृत्यु के पश्चात, छत्रसाल की मृत्यु के पश्चात। जो पन्ना राजवंश की स्थापना किसने की थी, छत्रसाल ने की थी। छतरपुर को किसने बताया था, छत्रसाल ने बसाया था। और छत्रसाल कौन थे, एक स्वयं कवि थे। छत्रसाल को बुंदेलखंड केसरी के नाम से जाना जाता है। छत्रसाल को महाबली के नाम से जाना जाता है। ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, छत्रसाल के समय से ही धीरे धीरे बुंदेलखंड पर मराठा का प्रभुत्व बढ़ गया था तथा मराठे क्या करने लगे थे, चौथ वसूलने लगे थे। आगे चलकर अंग्रेजी शासन फैलता गया। अहमद शाह अब्दाली जैसे ही भारत पर आक्रमण करता है वैसे ही बुंदेलखंड में अंग्रेजों का आगमन हो जाता है। अंग्रेजों ने कालपी पर आक्रमण किया और मराठों से छीन लिया। आगे चलकर मराठा व अंग्रेजों के बीच संधि हो जाती है। इस प्रकार जो हमारा बुंदेलखंड का बुंदेला वंश है वो समाप्त होता है। आज की क्लास में हमने तोमर वंश जाना जो ग्वालियर पर शासन करता था और बुंदेला वंश जाना जो बुंदेलखंड वाले एरिया पर शासन करता था। अगली क्लास में दोस्तों हम क्या जानेंगे, अगली क्लास में हम बुंदेलखंड में विद्रोह पढ़ेंगे और हम क्या जानेंगे, बघेलखंड राज्य जानेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास में हम विराम लेते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, जिससे कि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। दोस्तों आप इंस्टा, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक इन सभी अकाउंट पर मेरी वीडियो को शेयर कर दें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट मेरी लाइव क्लास में आ सकें। मेरी जो लाइव क्लास रहती है रात में 8 बजे रहती है, तो क्या करना है आपको, मेरी लाइव क्लास में जुड़ना है। शिवा मेमोरियल एक न्यू प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आपको कुछ फैसिलिटीज़ मिलती हैं, जैसे यहाँ पर बेस्ट एजुकेटर मिल जाते हैं, पीडीएफ की सुविधा मिलती है। पीडीएफ की सुविधा आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। सीरीज से मतलब जैसे ही मैं एमपी का कोर्स कंप्लीट कराऊंगा तो एमपी के एमसीक्यू की एक सीरीज चलाऊंगा जो 1 मंथ तक चलेगी। तो आपको क्या करना है, मेरी क्लास में आना है जो रात में 8 बजे रहती है, लाइव क्लास रहती है। MPPSC प्री मेंस की कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों मैंने एमपी का प्राचीन इतिहास कंप्लीट कर लिया है, जो पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक है। आपको प्लेलिस्ट में चेक करना है पार्ट 1 से पार्ट 5, और एमपी का प्राचीन इतिहास वहाँ पर आप जाकर देख सकते हो। एमपी का मध्यकालीन इतिहास जो पार्ट 6 से लेकर पार्ट 10 तक रहेगा, जो अभी मैं कंप्लीट नहीं किया है। मैंने एमपी का मध्यकालीन इतिहास जो अभी चल रहा है, तो इसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद एमपी का आधुनिक इतिहास पढ़ाएंगे। इसके बाद दोस्तों जो हमारी डिस्कशन क्लासेस थी ये 25 मई से स्टार्ट हो चुकी है। इसके मैंने 2 वीडियो अपलोड किए हैं जो व्हाट्सएप संबंधित हैं, तो आप इसे जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हो, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हो। जो मेरी डिस्कशन क्लासेस है ये सुबह 7 बजे रहती है। दोस्तों मैंने जीडीपी से संबंधित एक वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने आपको बताया कि जीडीपी क्या होती है, जीडीपी
से आप पर क्या असर पड़ता है, ये सब मैंने बातें आपको बताई हैं। जीडीपी कैसे निकाली जाती है, जीएनपी क्या होता है, एनडीपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, पीपीपी क्या होता है, ये सभी बातें मैंने इसके अंतर्गत बताई है जीडीपी की वीडियो के अंतर्गत। तो क्या करें, प्लेलिस्ट में, इकोनॉमिक की प्लेलिस्ट में ये वीडियो डला है, तो आप इसे जाकर देख सकते हो दोस्तों। जब भी आप दोस्तों मेरी क्लास में आते हो तो हेडफोन लगा के आया करो। थैंक यू दोस्तों।